सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम बात करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में आपके जो दस्तावेज सत्यापन होंगे उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। और आपकी जो चेकलिस्ट है वो भी आ गई है और इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन काफी अभ्यर्थियों को जो डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी, अब उनका जो समाधान किस तरीके से करना है डिटेल में इसके बारे में बताया गया है। तो फटाफट करके अपन लेसन शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस और जो महत्वपूर्ण बिंदु है किस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा उसके बारे में लिखा गया है। तो देखिए, नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी और उसकी सूचना है बोर्ड को भिजवाई जाएगी। इसके बाद में बोर्ड द्वारा जारी वरीयतानुसार सूची में लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रित किया गया है और अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्र या स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन भरे गए हैं, जो कि अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो आज भर दीजिए। 2 मार्च है वो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो जो भी अभ्यर्थी है उनको सूचीबद्ध करके उनका जो दस्तावेज सत्यापन है वो तिथिवार कार्यक्रम है वो जारी किया गया है, यानी 9 मार्च से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य होगा। तो वो आपको बताया गया है इसके अंतर्गत। और कौन से अभ्यर्थी का कब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसके लिए अलग से लिस्ट आएगी। तो जैसे ही कोई सूचना आती है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दिया जाएगा। अब देखिए, आपका जो दस्तावेज सत्यापन होगा तो वो किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले आपका जो फेस रिकॉग्निशन है यानी कि बायोमेट्रिक है, उसके लिए REIL या अन्य संस्थान से समन्वय करना, यानी आपका इसमें फेस रिकग्निशन का कार्य है वो होने वाला है। जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो जैसे बायोमेट्रिक नहीं होता क्या, उसी तरीके से आपका फेस का जो डाटा है वो भी लिया जाएगा। इसके अलावा सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार दस्तावेज जांच दलों का गठन किया जाएगा, जैसा कि इसके बारे में मैं पहले वीडियो बनाकर आपको बता चुका हूँ। प्रत्येक टीम में एक शख्स मध्य स्तर का वरिष्ठ अधिकारी होगा, यानी कि 3 व्यक्तियों की टीम होगी, उसमें एक आपका प्रधानाचार्य या उप प्रधानाचार्य या फर्स्ट ग्रेड का व्यक्ति होगा, दूसरा आपका सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड का इसमें व्यक्ति होगा या PTI हो सकता है, तीसरा जो है वो इसमें आपका कंप्यूटर का जानकार होगा, ठीक है, तो कंप्यूटर अनुदेशक होगा। तो ये 3 व्यक्ति होंगे। इसके अलावा दस्तावेज सत्यापन के दौरान आवश्यक जो व्यवस्था है वो आपको बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा दस्तावेज सत्यापन दलों के पास में संसाधनों की उपलब्धता, यानी जो आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेंगे, आप जब डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो उनके पास में विज्ञप्ति की प्रति होगी। जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की विज्ञप्ति निकली है वो उसके पास में पहले से होगी। इसके अलावा दस्तावेज सत्यापन की जो चेकलिस्ट है वो उसके पास में पहले से होगी। अभ्यर्थी के आवेदन, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट उसके पास में पहले से होगा और उसके पास में कंप्यूटर होगा, रिपोर्टिंग फॉर्मेट होगा और स्टेशनरी फाइल आदि की व्यवस्था उसके पास में पहले से होगी। तो आपको बता दूं कि अभ्यर्थी द्वारा जो स्क्रूटनी फॉर्म है उसकी 2 प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा, यानी आपने जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है वो और ऑफलाइन आपने जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा है वो, दोनों प्रकार के जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो आपको वहां पर लेकर जाने हैं और उनकी एक एक फोटोकॉपी है वो भी लेकर चले जाना। अब देखिए, दस्तावेज सत्यापन के दौरान में कौन से बिंदुओं की मुख्य रूप से जांच की जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्क्रूटनी फॉर्म की 2 प्रति आपको लेकर जानी है और उसके बाद में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, माता के नाम और जन्मतिथि, लिंग और कौन सी श्रेणी का है इसके संबंध में गहन जांच की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र है, आयु संबंधी जांच होगी, पात्रता और जो शैक्षणिक योग्यता है उसके संबंध में जांच होगी, कौन सी श्रेणी से और कौन सी उप श्रेणी से आते हैं उसकी जांच होगी, दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच होगी, विधवा परित्यक्ता श्रेणी की जांच होगी, भूतपूर्व सैनिक है या उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनकी जांच होगी और अन्य आपके जो चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह हैं उनकी भी जांच होने वाली है। तो हर एक प्रमाण पत्र में किस तरीके से जांच होगी उसकी भी अपन बात करने वाले हैं। तो अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, इन सभी की आपकी जांच इसमें होने वाली है। तो वास्तविक दस्तावेजों के साथ में आपका मिलान किया जाएगा। कहने का मतलब है, अभ्यर्थी के नाम, उसके पिता के नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, उप श्रेणी, विवाहिक स्थिति में अभ्यर्थी के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपके वहां पर देखे जाएंगे और उन्हीं के आधार पर आपको पात्र या अपात्र घोषित किया जाएगा। जन्मतिथि, श्रेणी, उप श्रेणी, विवाहिक स्थिति आदि में कोई परिवर्तन दस्तावेज सत्यापन के दौरान स्वीकार नहीं होगा, ठीक है। आपने पहले से एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है वही आपको वहां पर दिखाना होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय अगर आप कहोगे तो वहां पर वो स्वीकार्य नहीं होगा। और अगर नाम में वर्तनी की त्रुटि है तो आपको शपथ पत्र है वो प्राप्त किए करना आवश्यक है, यानी आपके नाम भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है, जैसे खुद का नाम लिखते समय त्रुटि हो गई या पिता का नाम भरते समय अगर आपसे गलती हो गई है तो आपको शपथ पत्र है वो जरूर लगाना है। ऐसा नहीं है कि वहां पर ऐसे ही चल जाएगा, शपथ पत्र आपको लगाना ही पड़ेगा। इसके अलावा विवाह के उपरांत महिला के उपनाम में परिवर्तन होने पर उसके मूल नाम की जांच है वो आपकी 10वीं की जो मार्कशीट है और जो अन्य दस्तावेज है उनसे की जाएगी और आवश्यक होने पर आपका शपथ पत्र भी लिया जाएगा। यानी कि जैसे किसी लड़की का नाम है वो मान लीजिए कि अनिता पचार है, तो जैसे पचार है उपनाम है तो उसमें उपनाम में अगर परिवर्तन किया गया है, जिसे अनिता कुमारी किया गया है इस तरीके से, तो आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है उसमें आपका क्या लिखा हुआ है वो आपका उसमें मान्य होने वाला है, ठीक है। और अगर किसी स्थिति में परिवर्तित भी हुआ है तो आपको शपथ पत्र है वो देना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि 10वीं की मार्कशीट में आपका जो नाम लिखा हुआ है वही नाम आपका आगे मान्य होता है। अब आयु सीमा की छूट की बात करें तो 1 जनवरी 2026 को कम से कम 18 साल का होना चाहिए, ठीक है, और अधिक से अधिक 40 वर्ष का होना चाहिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2024 के नियमों में छूट का प्रावधान नहीं है, ठीक है, यानी जो 3 वर्ष की छूट मिलती है ना उसका प्रावधान इस भर्ती में नहीं है। तो आपको बता दूं कि सामान्य जो पुरुष है उसकी आयु तो 40 वर्ष होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि वो 2 जनवरी 1986 से पहले जन्मा हुआ नहीं होना चाहिए। लेकिन सामान्य जो महिला है उसकी आयु 45 वर्ष तक मानी गई है।
यानी कि 2 जनवरी 1981 से पहले का उसका जन्म नहीं होना चाहिए। ये जो ऊपर की 40 वर्ष ना उसकी बात हो रही है। अब आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे भूतपूर्व सैनिक है तो 50 साल तक वो ये फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आपका SC ST OBC कैंडिडेट है तो भी आप इसमें 50 साल तक ये फॉर्म है वो भरने की आपको इसमें छूट दी गई है। अब आपकी बात करते हैं पात्रता और जो शैक्षणिक योग्यता है उसकी बात करें, तो पात्रता और शैक्षणिक योग्यता में देखिए 10वीं पास ये वैकेंसी है, तो 10वीं की जो मार्कशीट है वो आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, समस्त आवेदकों को परीक्षा की जो दिनांक 21 सितंबर 2025 को आपकी एग्जाम हुई थी, तो एग्जाम वाले दिन तक आपको जो 10वीं पास है वो होना जरूरी है। परीक्षा की तिथि के बाद में अगर आपने 10वीं पास की है तो वो किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, आपने जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा था उसमें शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में भरी गई सूचना और दस्तावेज सत्यापन के लिए आपके समय जो आपने प्रस्तुत किए हैं दस्तावेज, उसमें अगर किसी भी प्रकार की भिन्नता है तो आपको वहां पर अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। यानी एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो डाटा भरा था और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आप जो डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत कर रहे हैं उनमें अगर मैच नहीं किया गया तो आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो वो देखेंगे, चेक करेंगे, तो उसमें आपके विश्वविद्यालय संस्था के नाम में भिन्नता है तो गड़बड़ हो सकती है। जैसे आपने जो 10वीं पास की है उस समय एप्लीकेशन फॉर्म में भरते समय आपने कोई स्कूल का नाम लिखा था, यहाँ पर आने के बाद में आप जो मार्कशीट है वो दूसरी स्कूल की दिखा रहे हो, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता या डिग्री या डिप्लोमा में अगर आपकी भिन्नता है तो भी नहीं चलेगा। उत्तीर्ण होने के वर्ष में भिन्नता, जैसे वहां पर उत्तीर्ण आप 2010 में दिखाया था आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, यहाँ आने के बाद में उत्तीर्ण होने का वर्ष 2011 दिखा रहे हैं तो भी गलत है। विशेषकर आवेदन पत्र में रिजल्ट अवेटेड आपने वहां पर अपेयरिंग दिखाया था, जैसे 10वीं की मार्कशीट है या कॉलेज है वहां पर आपने अपेयरिंग दिखाया था। ठीक है, तो वहां पर अपेयरिंग भरा गया है तो आवेदन करने की दिनांक से पूर्व की डिग्री है वो प्रस्तुत करना उसको जरूरी है। या रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर और प्राप्तांकों में किसी प्रकार की भिन्नता आती है तो भी दिक्कत आपको हो सकती है। इसके अलावा डिग्रियों में वैधता, विशेषकर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा जारी की जो डिग्री है उसकी वैधता के संबंध में गहन जांच की जाएगी। ठीक है, यदि किसी डिग्री पर संदेह है तो विभाग जो है वो संबंधित संस्था में टीम भेजेगा और कौन कौन से बिंदुओं पर जांच करेगा वो उस संस्था पर जाकर निम्न बिंदुओं पर वो जांच करने वाला है। तो ये आपके काम का नहीं है। कहने का मतलब है कि आपकी डिग्री फर्जी नहीं होनी चाहिए। अगर वो फर्जी उनको लगा कि वो फर्जी है तो वो उस संबंधित विश्वविद्यालय में, संस्था में अपनी टीम भेजेंगे और जांच करेंगे कि फलाने व्यक्ति की जो डिग्री है वो असली है या नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं श्रेणी या उपश्रेणी की। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC MBC EWS शहरिया, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, इसके अलावा आपकी कौन सी उपश्रेणी है, जैसे आप विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, दिव्यांग हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, इन श्रेणियों की आपकी जांच की जाएगी और अभ्यर्थी के द्वारा जिस श्रेणी में आवेदन दिया गया है उसी श्रेणी का प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना है। ऐसा नहीं है कि आवेदन फॉर्म भरते समय आपने OBC डाल दिया था और अब आप EWS कैटेगरी का है वो प्रमाण पत्र यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, इसके अलावा यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद का प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत किया जाता है तो कार्मिक विभाग की इस संख्या के अनुसार आपको एक शपथ पत्र है वो देना पड़ेगा। यानी जैसे कोई OBC कैंडिडेट है तो OBC कैंडिडेट है उसने जो प्रमाण पत्र है वो बाद में बनवाया है आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का, तो उसको शपथ पत्र है वो जरूर देना पड़ेगा। बिना शपथ पत्र के उसका काम नहीं चलेगा। इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, जनजाति, शहरिया वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र है वो होगा, चाहे वो कितना भी पुराना हो मान्य हो जाएगा। ठीक है, यानी ये नहीं है कि वो 12 महीने या 2 साल 3 साल पुराना हो, कितना भी पुराना हो, SC ST कैंडिडेट के लिए, शहरिया वर्ग के लिए तो उनको ये छूट दी गई है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का जो प्रमाण पत्र है वो आवेदन करने की अंतिम तिथि से 1 वर्ष पूर्व का बिना किसी शपथ पत्र के मान्य हो जाएगा, और अगर 2 वर्ष पूर्व तक का है तो शपथ पत्र के साथ में मान्य होगा। ठीक है, तो ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, अति पिछड़ा वर्ग हैं, इन कैटेगरी से जो भी व्यक्ति संबंधित रखते हैं, अगर आवेदन करने की अंतिम तिथि से 1 वर्ष तक आपका सर्टिफिकेट पुराना है तब तो बिना शपथ पत्र के चल जाएगा, और अगर 1 वर्ष से ज्यादा है तब आपको इसमें शपथ पत्र लगाना पड़ेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर को सामान्य वर्ग में माना जाएगा। ठीक है, नॉन क्रीमिलियर को तो ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा और क्रीमिलियर है उनको सामान्य वर्ग की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का जो प्रमाण पत्र है वो पिता या पति के नाम से जारी हो सकता है। एकल महिलाओं के बच्चों का जो जाति प्रमाण पत्र है वो माता के नाम से जारी किया जा सकता है। और जो भी अन्य राज्यों के कैंडिडेट है वो इन्होंने ये जो चतुर्थ श्रेणी का फॉर्म भरा है तो अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग की या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में, जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, और अभ्यर्थी के द्वारा जिस श्रेणी में आवेदन किया गया है उसी श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। अगर उस श्रेणी का प्रमाण पत्र वो प्रस्तुत नहीं करता है तो उसको ऑटोमेटिक जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, जैसे OBC कैटेगरी का आपने फॉर्म भरा था, अगर OBC कैटेगरी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं या आपने जो प्रमाण पत्र भरा है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है, उनको लगा कि इनको OBC कैटेगरी का लाभ नहीं देना चाहिए तो आपको उठा करके जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अब जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है उसी कट ऑफ के आधार पर आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो होने वाला है। ठीक है, तो खासतौर से जो कैटेगरी वाला जो सर्टिफिकेट है उसको अच्छे से आप देख लेना। अगर 1 साल से ज्यादा पुराना है तो आपको इसमें शपथ पत्र है वो लगाना होगा। ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसके 1 जून 2002 या उसके पश्चात 2 से अधिक बच्चे हैं तो उनको नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। स्क्रूटनी फॉर्म भराते समय आपसे उसमें कहा गया था कितने बच्चे हैं आपको बढ़ने हैं, वहां पर आपको इसे 1 2 3 4 5 6
6 तक आपको ऑप्शन दिए गए थे, 6 बच्चे हैं वहां तक आप भर सकते हैं। लेकिन क्या कहा गया है, 2 से अधिक अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपात्र माने जाएंगे, नियुक्ति के लिए आप पात्र नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने वहां तक 2 बच्चों तक भरा था डिटेल, तब तक तो सही है, 3 4 5 6 भर दिए थे, तो वो जो ऑनलाइन आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था वो उनके पास में डाटा है, पहुंच चुका है। आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो वहां पर वो आपको अपात्र घोषित कर देंगे, है ना। कितना चालाक है बोर्ड, पहले 6 बच्चों तक का नाम दे दिया यहाँ पर और अब बोल रहा है कि केवल 2 ही बच्चे अच्छे, है ना। तो ये है, आप देख लेना इसको। इसके अलावा उपश्रेणी की बात करें तो महिला अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक सक्षम अधिकारी के द्वारा पारित न्यायालय में डिग्री प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ उसको मिलेगा। बहुत सारे महिला जो कैंडिडेट हैं उनका ये लगातार कमेंट आ रहा था, कम से कम 10-11 महिलाओं का कैंडिडेट का ये कमेंट आ रहा था, तो जो भी कमेंट कर रही थी वो देख लेना अब। ठीक है, आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आवेदन की अंतिम तिथि 21 मार्च 2025 तक सक्षम अधिकारी के द्वारा पारित न्यायालय की डिग्री प्रस्तुत करोगे, तभी आपको ये जो महिला परित्यक्ता श्रेणी है उसका लाभ मिलेगा, अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा। और प्रकरण है वो न्यायालय में विचाराधीन है। ठीक है, जैसे तलाक का मामला है, न्यायालय में विचाराधीन है, या ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक सक्षम न्यायालय द्वारा जारी परित्यक्ता की डिग्री प्रस्तुत नहीं करने पर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आप देख लेना। और महिला विधवा श्रेणी की बात करें तो आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का पति का मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आप देंगे, तभी आपको विधवा कैटेगरी का लाभ इसमें दिया जाएगा। और विधवा प्रमाण पत्र पति की मृत्यु से पूर्व का राशन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, या सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी अन्य कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी अगर आपको विधवा कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं और पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। अगर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तब आपको विवाह प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, और पति की मृत्यु से संबंधित आपको कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स वहां पर देना पड़ेगा जिससे ये प्रूफ हो जाए कि पति की जो मृत्यु है वो हो चुकी है, तभी आपको उसका लाभ मिल पाएगा। बहुत सी महिला कैंडिडेट है, उनका एक कमेंट था कि जैसे वो विधवा हो चुकी हैं लेकिन उनका जो मेरी सर्टिफिकेट है वो नहीं बनवाया हुआ था और अब मेरी सर्टिफिकेट है वो बन नहीं सकता, तो विधवा कैटेगरी का लाभ वो कैसे लें। ठीक है, तो वहां पर आपको जो विवाह प्रमाण पत्र अगर आपके पास में नहीं है तो आपको पति की मृत्यु से संबंधित आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, और आपका विवाह उस फलाने व्यक्ति के साथ में हुआ था ऐसा आपको एक शपथ पत्र है वो भी लिखकर देना पड़ेगा, तभी आपको इस कैटेगरी का लाभ मिलेगा। अगर आप शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करोगे तो आपको वहां पर विधवा कैटेगरी का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा सक्षम स्तर से जारी पति का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आपको इसमें प्रस्तुत करना पड़ेगा, और आवेदन की अंतिम तिथि तक पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र भी आपको देना पड़ेगा, तभी आप विधवा कैटेगरी का लाभ इसमें ले पाओगे। इसके अलावा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व कि सक्षम न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद की डिग्री जो है वो आपको इसमें प्रस्तुत करनी पड़ेगी, जो भी परित्यक्ता श्रेणी से संबंधित व्यक्ति है, और सामाजिक स्तर पर किए गए विवाह विच्छेद है वो मान्य नहीं होंगे। सामाजिक स्तर पर का मतलब है कि मैं तुमसे दूर तुम मुझसे दूर, तो वो वहां पर मान्य नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कोर्ट में मामला चला है और कोर्ट के आधार पर ही आप विवाह विच्छेद हुआ है कानूनी प्रक्रिया के तहत, तभी आपको इस परित्यक्ता श्रेणी का लाभ है वो मिलने वाला है, ऐसे लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा आवेदन की अंतिम तिथि तक पुनर्विवाह नहीं करने का आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा, और अन्य राज्यों की कोई विधवा है या परित्यक्ता है तो उसको जनरल कैटेगरी की विधवा या परित्यक्ता श्रेणी का लाभ है वो इसमें दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की विवाह महिला आवेदकों को अपने पिता के नाम, निवास स्थान और आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग में नॉन क्रिमिनल का प्रमाण पत्र है और शपथ पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी जो प्रमाण पत्र है वो मान्य नहीं होगा, यानी कि पिता के नाम का, उसके निवास स्थान का और आय के आधार पर प्रमाण पत्र है वो नॉन क्रिमिनल का प्रमाण पत्र है वो पिता के नाम से होगा, ना कि पति के नाम से होगा। इसके बाद में बात करें उत्कृष्ट खिलाड़ियों की, तो उत्कृष्ट खिलाड़ी जिस भी खेल में पदक विजेता है या उन्होंने भाग लिया है तो वो उसमें आपको शामिल करना पड़ेगा। अब जैसे खेल का जो प्रमाण पत्र है वो जिस वर्ष खेल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है उस खेल से संबंधित नेशनल फेडरेशन का उस वर्ष में इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन से संबंध होना आवश्यक है, और राजस्थान का मूल निवासी होना भी जरूरी है, तभी वो उत्कृष्ट खिलाड़ी की श्रेणी का लाभ है वो इसमें ले पाएगा। अब कौन कौन से खेल है, अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था और ये अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप का नाम है वो आप यहाँ पर देख लेना, अगर इनमें भाग लिया हुआ है तभी आपको ये खेल उत्कृष्ट खिलाड़ी का जो लाभ है वो इसमें मिलने वाला है। इसके अलावा अगर वहां पर भाग नहीं लिया था तो इनमें से किसी एक में आपने भाग लिया था तो भी चल जाएगा। जैसे किसी स्कूल नेशनल गेम्स में अगर आपने व्यक्ति से टीम स्पर्धा में मेडल जीता है तब आपको उत्कृष्ट खिलाड़ी का लाभ है वो मिल सकता है। तो ये आप कैटेगरी देख लेना। उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 19 अप्रैल 2025, इससे पहले का प्रस्तुत करना होगा। अगर इसके बाद का बनाया हुआ है तब आपको उत्कृष्ट खिलाड़ी का लाभ है वो नहीं मिलेगा। और भूतपूर्व सैनिक है वो केवल राजस्थान के जो भूतपूर्व सैनिक है उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिल जाएगा, अन्य राज्यों के भूतपूर्व सैनिकों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन में भूतपूर्व सैनिक का आपने चयन किया था तभी आपको इसमें लाभ मिलेगा, अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए सेवानिवृत्ति आदेश अथवा पेंशन संबंधी आदेश अथवा डिस्चार्ज डायरी है वो प्रस्तुत करना आपको इसमें जरूरी है। इसके अलावा अभ्यर्थी का स्वयं का भूतपूर्व सैनिक होना जरूरी है, ठीक है, ना कि उसके आश्रित का। आपके पिता
आर्मी में थे तब आप उसका लाभ नहीं ले सकते। आप खुद अगर भूतपूर्व सैनिक है तभी आपको इसमें लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र है उसकी भी गहन जांच की जाएगी। जिस श्रेणी में आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जिस कैटेगरी में दिव्यांग लिखा है, जिसे कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है, ठीक है, पैर से लंगड़ा है, यानी आपके मैं आपको कैटेगरी दिखाऊंगा। जैसे एसिड फेंकने के बाद में वो दिव्यांग हुआ है, किस कैटेगरी में है, अगर वो कैटेगरी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जिस श्रेणी में भरा था उसी कैटेगरी में आप दिव्यांग हैं तभी आपको दिव्यांगता का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। और दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपका सक्षम अधिकारी यानी सीएमएचओ के द्वारा आपको जारी किया हुआ होना चाहिए और आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए और 40% से अधिक दिव्यांग होना चाहिए, तभी आपको इसमें लाभ मिलेगा। और आपका पुनः मेडिकल होगा, ऐसा नहीं है कि प्रमाण पत्र आपने बनवा लिया और वो वहां पर चल जाएगा। आपका पुनः मेडिकल है वो निरीक्षण भी इसमें अभ्यर्थियों का किया जाएगा और जिस श्रेणी के लिए आवेदन किया है उसी श्रेणी में वो प्रमाण पत्र उसको प्रस्तुत करना होगा। जिसे कम सुनाई देता है, कम सुनने का वहां पर प्रमाण पत्र दिया है और वहां पर जाने के बाद में आप कह रहे हो कि मेरे को दिखाई नहीं देता है, तो वो नहीं चलेगा। जिस श्रेणी में आपको दिव्यांगता श्रेणी भरी है उसी श्रेणी का आपको वहां पर मान्य होगा। और दिव्यांगता की जो श्रेणी है वो स्थायी होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टेम्परेरी है, कुछ दिनों के लिए दिखाई नहीं दे रहा है और नौकरी लगने के बाद में आपको दिखाई देने लग जाएगा, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। परमानेंट होनी चाहिए आपकी दिव्यांगता। और अगर आप प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आपको अपात्र करके उसकी मूल श्रेणी में वहां पर वो रख दिया जाएगा। और एक ये भी है, अभ्यर्थी जो है वो एक से अधिक कैटेगरी में दिव्यांग है, 40% से अधिक है और एक से अधिक कैटेगरी में है तो उसको बहु दिव्यांगता श्रेणी में माना जाएगा। लेकिन यह है कि जैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उसको बहु दिव्यांगता श्रेणी है उसको चयन की हुई होनी जरूरी है। अब कौन कौन सी कैटेगरी है, जैसे ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, कम दिखाई देता है, इसके अलावा एचआई हियरिंग इंप्रूवमेंट है, कम सुनाई देता है, इसके अलावा लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है, इसके अलावा एसिड अटैक विक्टिम्स है। तो ये कुछ कैटेगरी है वो आप यहाँ पर देख लेना, इन कैटेगरी में आता है। 40% से अधिक अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको दिव्यांग श्रेणी का लाभ मिलेगा। पहले बता रहा हूँ फर्जी प्रमाण पत्र मत बनवा लेना, बनवाया हुआ है तो वो दिखाना मत, ठीक है, वरना पकड़े जाओगे तो जिंदगी भर के लिए आपको डिबार किया जा सकता है। 5-10 नहीं, जिंदगी भर के लिए डिबार किया जा सकता है। और दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र है वो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए, बाद का बना हुआ है तो वो आपका मान्य नहीं होगा। और अब बात करते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र की। तो राजस्थान राज्य का मूल निवास है तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया हुआ मूल निवास प्रमाण पत्र है वो मान्य होगा। अनुसूचित क्षेत्र के लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए और अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों के जो मूल निवासी हैं उनको जनरल कैटेगरी में, सामान्य कैटेगरी में ही माना जाएगा। वो भले ही अपने राज्य में किसी भी कैटेगरी में क्यों ना आते हों, राजस्थान में उनको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। इसके अलावा अन्य राज्यों से विवाह के बाद में राजस्थान राज्य में जो प्रवासित महिलाएं आ गई थी, यानी हरियाणा से वो संबंधित रखती हैं, राजस्थान के लड़के के साथ में उसने शादी कर ली है और अब वो राजस्थान से रहती है, तो राजस्थान सरकार के द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है और इसी स्थिति में वो आपका मान्य होगा। ऐसी महिलाओं को राजस्थान में सामान्य वर्ग में ही माना जाएगा। और अन्य राज्यों की विधवा परित्यक्ता महिलाएं हैं उनको सामान्य वर्ग विधवा परित्यक्ता श्रेणी के लिए वो आपकी पात्र हैं, ठीक है। इसके अलावा संतान संबंधी जो घोषणा पत्र उसकी बात करें तो विवाहित महिलाओं को अपनी संतान की संख्या के संबंध में शपथ पत्र अथवा घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। और मैंने कहा था 2002 से पहले, 1 जून 2002 से पहले 2 से अधिक संतान अगर आपकी है तो आप इसमें अपात्र घोषित कर दिए जाओगे। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे चरित्र प्रमाण पत्र। यदि अंतिम संस्थान के द्वारा जारी प्रमाण पत्र नहीं है, जैसे बहुत से अभ्यर्थियों का एक कमेंट था कि हमने 10वीं 12वीं ओपन बोर्ड से की है, कॉलेज है वो नॉन कॉलेज की है, ठीक है, तो और बीएड हमने की नहीं है, तो चरित्र प्रमाण पत्र हम कहाँ से लाएं? जैसे 10वीं 12वीं आपने ओपन बोर्ड से की है, कॉलेज है वो भी प्राइवेट की है, तो चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से होगा? तो अंतिम संस्थान के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो 2 राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा प्रमाण पत्र है वो ही आप ले जाना, वहां पर चल जाएंगे, उनको बता देना। क्योंकि और जैसे आपकी मार्कशीट देखेंगे 10th की, 12th की, कॉलेज की, प्राइवेट है, ओपन यूनिवर्सिटी से है, तो वो खुद ही समझ जाएंगे इस बात को। और मैंने आपको कमेंट किया था 1-2 बच्चों को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 चरित्र प्रमाण पत्र वो गजेटेड ऑफिसर यानी फर्स्ट ग्रेड के व्यक्ति से करवाकर तैयार करवाकर ले जाना, वो आपके चल जाएंगे। अंतिम संस्थान वाला आपको ले जाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपने ओपन बोर्ड से की है तो तब की बात है ये, ठीक है, वरना तो आपको अंतिम संस्थान वाला ले जाना ही है। इसके अलावा आपराधिक प्रकरण है, यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज किया हुआ है तो उसकी जांच की जाएगी और उसको उसके खिलाफ है वो इसमें कार्रवाई की जाएगी। यदि अभ्यर्थी राजकीय सेवा में हो तो उसे सक्षम अधिकारी के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र वो प्रस्तुत करना होगा। और दस्तावेज सत्यापन के लिए अनुपस्थित रहते हैं कोई अभ्यर्थी तो उसको 2 अवसर दिए जाएंगे, ठीक है, 1 मई 2026 और 2 मई 2026 को 2 अवसर उसको दिए जाएंगे। अगर कोई अभ्यर्थी अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जैसे 9 मार्च से शुरू हो रहे हैं तो अगर उसमें शामिल नहीं होता है तब की बात है ये, ठीक है। इसके अलावा और अपन बात करें तो ये आपकी चेकलिस्ट है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए चेकलिस्ट। आपका पद आ जाएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती आ जाएगा, कौन से आप क्षेत्र से टीएसपी है, नॉन टीएसपी है, वो आप लिख देना। आपके जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा इसमें, यहाँ पर आपके पिता का नाम आ जाएगा, कौन सी कैटेगरी से संबंधित हैं, और अगर आप उप श्रेणी है तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। और यहाँ पर आपका जाएगा मूल निवास प्रमाण पत्र के अनुसार अगर आप पात्र है नहीं है वो आ जाएगा। आरक्षित वर्ग के प्रमाण होने पर पात्र है, यानी कि आपको नहीं भरना है, ये आपका जो भी 3 व्यक्ति वहां पर बैठेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे वो यहाँ पर इनके ऊपर टिक लगाएंगे, पात्र है नहीं है, संतान संबंधी है, ये कौन सी कैटेगरी से संबंधित करता है वो टिक करके बाद में आपका यहाँ पर
ये वो साइन करने वाले हैं। नोडल अधिकारी की जो टिप्पणी है वो आपकी यहाँ पर होने वाली है। तो ये आपकी चेकलिस्ट है। तो जो भी अभ्यर्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हैं, एक बार आप उन सभी के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, ताकि वो भी अपने प्रमाण पत्रों की जांच है वो किस तरीके से होगी वो ये देख पाएं, कोई कमी है तो उसमें किस प्रकार से सुधार कर पाते हैं। और अभी भी आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।